last day हाँ सर। लास्ट डे वी स्टार्टेड डूइंग बेलमेंट में हमने बेलमेंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन को ब्रेक करके पढ़ा. डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द गुड शेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न्ड और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम. ठीक है. एग्जाम्पल्स पढ़े थे बेलमेंट के, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे. फिर हमने असेंशियल एलिमेंट्स या लीगल रूल्स करने चालू किए थे कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होना चाहिए, डिलीवरी या ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होना चाहिए. थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स, दीज आर माइंड बॉगलिंग एग्जाम्पल्स, ये कंसेप्ट क्लियरिंग एग्जाम्पल्स हैं जिनसे ये समझ में आएगा कि भले ही आपने बैंक में ले जाके लॉकर में कुछ रख दिया लेकिन उसका कंट्रोल या पोजेशन नहीं दिया आपने बैंक को, तो वो नहीं होगा बेलमेंट. ठीक है. ऐसे अपन ने अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे थे. नेक्स्ट, पर्पस कि सर गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड फॉर सम पर्पस एंड रिटर्न ऑफ गुड्स, ये चार चीजें हमने देखी थी. फिर टाइप्स ऑफ बेलमेंट देखे थे, ग्रेशियस, नॉन ग्रेशियस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट टू बेलर, बेनिफिट टू बेली एंड बेनिफिट टू बोथ बेलर एंड बेली. ठीक है. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट थी बेलमेंट का इंट्रोडक्शन समझने के बाद में, वी स्टार्टेड डूइंग ड्यूटीज ऑफ बेलर. ड्यूटीज ऑफ बेलर, जिसने अपना गुड्स दूसरे को दिया है उसकी क्या ड्यूटी होती है. बहुत ध्यान से समझाया था मैंने उसको और वापस मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको ड्यूटीज ऑफ बेलर कि सर यदि ग्रेशियस बेलमेंट है तो अलग तरीके की ड्यूटीज होंगी और यदि नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है तो अलग तरीके की ड्यूटीज होंगी. यदि ग्रेशियस बेलमेंट है तो सर जो कोई भी फॉल्ट्स आए हैं, बेलर इज लायबल ओनली फॉर नोन फॉल्ट्स इन दी गुड्स बेल्ड ऑफ विच ही इज अवेयर. मैंने अपना गुड्स आपको दिया, उन गुड्स में यदि कोई डिफेक्ट था जो कि मुझे ध्यान है तो सर मैं केवल उन जो मेरे ध्यान में है उन्हीं डिफेक्ट्स के लिए मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी. अदरवाइज डिफेक्ट्स के लिए मेरी जो मुझे ध्यान नहीं है उनके लिए मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी. मैं फ्री फोकट में गुड्स दे रहा हूं आपको तो केवल उन डिफॉल्ट के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिन जिन फॉल्ट्स के लिए मेरे नॉलेज में है. अदरवाइज जो मेरी जो मेरी नॉलेज में नहीं है उनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा. ठीक है. बेलर इज लायबल ओनली फॉर नोन फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड ऑफ विच ही इज अवेयर इफ द नोन फॉल्ट्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड. ठीक है. बेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजेस अराइजिंग टू द बेली डायरेक्टली फ्रॉम सच फॉल्ट्स. ठीक है. जैसे कि हॉर्स दिया था, पता था कि वो अनसाउंड माइंड का गिरा सकता है लेकिन ग्रेशियसली दिया था, पर पता था वो गिरा सकता है अनसाउंड माइंड का लेकिन बताया नहीं, तो फिर अब वो सामने वाले को गिरा दिया, उससे उसको जो भी नुकसान हुआ वो आपको व्यवहित करना पड़ेगा. हॉर्स कैरियज दिया था लेकिन अननोइंगली, अच्छा ग्रेशियसली दिया था, अननोइंगली उसका स्क्रू सेट ढीला था, हमको पता नहीं था, इससे एक्सीडेंट हो गया, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि हमको ये बात पता ही नहीं थी. नॉन ग्रेशियस बेलमेंट की बात करें तो किस हद तक ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बिल्ड, सर चाहे वो फॉल्ट्स नोन है चाहे अननोन है, कैसी भी फॉल्ट्स हैं आप अपने गुड्स की सभी फॉल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. ठीक है. तो बेलर इज लायबल फॉर ऑल द फॉल्ट्स इन केस ऑफ नॉन ग्रेशियस बेलमेंट वेदर इट इज नोन और अननोन. अरे यार गाड़ी किराए पे दे रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है ना कि गाड़ी सही होनी चाहिए, किराए के पर्पसेस के लिए चलने लायक होनी चाहिए, बीच में धोखा देवे ऐसी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. सो बेलर इज लायबल फॉर ऑल द फॉल्ट्स चाहे नोन चाहे अननोन टू हिम इन द गुड्स बिल्ड. ठीक है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेजेस इफ एनी ऑल्सो नीड्स टू बी बॉर्न. सर कई बार क्या होता है कि वो जो भी गाड़ी या चीज किराए पे दी गई है या नॉन ग्रेशियसली बेलमेंट किया गया है, ठीक है, इट ऑल्सो नीड्स टू बी बॉर्न. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेजेस भी मांग लेती है वो कई बार. कैसे कि सर आइए देखते हैं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेजेस इफ एनी ऑल्सो नीड्स टू बी बॉर्न बाय द बेलर. बाय हुम? बाय द बेलर जिसका वो गुड्स है. एग्जाम्पल पढ़ते हैं. मंशा एग्जाम्पल पढ़िए वाला. मंशा आवाज नहीं आ रही है मंशा मैडम. हॉर्स कैरियज लेंट ऑन रेंट नॉन ग्रेशियसली, किराए पे हॉर्स कैरियज दिया था. देखो ये शब्द बहुत अच्छे से पकड़ना.
लेंट ग्रेशियसली या लेंट ऑन रेंट। रेंट पे दिया मतलब ऑटोमेटिकली आपको कई बार एग्जाम में दिमाग लगाना पड़ सकता है कि ये तो नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है, क्योंकि मैं दे रहा हूं तो मैं बदले में किराया ले रहा हूं। इतना दिमाग अपना खुला रखना, ठीक है। सो हॉर्स कैरियज लेंट ऑन रेंट, किराए पे दिया था। अननोइंगली द स्क्रू सेट वाज लूज, एक्सीडेंट इस कारण हो गया क्योंकि उसका स्क्रू सेट लूज था जो पता नहीं था। सर चाहे यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट नॉन ग्रेशियस बिलमेंट का के लिए बन रहा है तो चाहे नोन फॉल्ट्स हैं चाहे अननोन फॉल्ट्स हैं, सबके लिए वो बेलर रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। सो बेलर वुड बी रेस्पॉन्सिबल। वो ये नहीं बोल सकता अरे यार मुझे तो ध्यान ही नहीं था, नहीं, यहाँ पर आपने नॉन ग्रेशियसली दिया है ना, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। इट वॉज बेलर्स ड्यूटी to supply a carriage fit for the purpose for which it was hired. It was the bailor's duty to supply a carriage fit for the purpose for which it was hired. केस का नाम है हाइमन एंड वाइफ वर्सेस नाई एंड सन्स। यहां तक अपन ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, हाइमन एंड वाइफ। सर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ऐसे कैरियज को सप्लाई करें जो कि फिट फॉर द पर्पज ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग। कुल मिला के बात इतनी सी है, ग्रेशियस है तो केवल नॉन फॉल्ट्स के द्वारा होने वाले नुकसान के लिए आप जिम्मेदार। नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है तो ऑल नुकसान जो कि उसके कारण हुआ है, बेल्ड गुड्स के कारण हुआ है, उनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल। कई बार गुड्स डेंजरस नेचर के होते हैं, like explosives, so in such a case it is duty of bailor to disclose dangerous nature of goods। कई बार क्या होता है, गुड्स सही में गुड्स ही अपने आप में खतरनाक होते हैं जो दिए जा रहे हैं। कैरियज का नेचर कोई खतरनाक थोड़ी होता है, हॉर्स का नेचर अपने आप में खतरनाक थोड़ी होता है। लेकिन ये जो तीसरा एग्जांपल है कि सर मैं जो माल आपको दे रहा हूं ना बेलमेंट के तौर पे, सर उनका खुद का नेचर खतरनाक है, दे आर एक्सप्लोसिव। सो इन such case it is duty of the bailor to disclose the dangerous nature of the goods। श्लोक मुंद्रा बोल बेटा। सर ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी है ना डेंजरस नेचर वाला? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी है, बिल्कुल है कि इफ द गुड्स आर ऑफ डेंजरस नेचर तो सर हमें उसके बारे में सामने वाले को थोड़ा बहुत बता देना चाहिए, ये वहां पर भी आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड फर्स्ट ड्यूटीज ऑफ बेलर कर रहे हैं अपन। पहली ड्यूटी अपन ने कर ली, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। सेकेंड ड्यूटी, ड्यूटी टू पे और रीइंबर्स नेसेसरी एक्सपेंसेस। कई बार बेली के कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं, कई बार बेली के कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो सर उस बेलर की ड्यूटी होती है कि उनमें से जो नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उनको रीइंबर्स करे। ये ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस के केस में रूल थोड़ा सा अलग अलग तरीके से अप्लाई होगा। ग्रेशियस बेलमेंट है यानी कि मंशा जो थी वो मुंबई में बैठी हुई थी और रिया जो है वो पुणे में बैठी हुई है। मंशा किसी काम से एक दिन मुंबई से पुणे गई, मंशा किसी काम से मुंबई से पुणे गई तो रिया को बोला रिया यार अपनी गाड़ी दे ना, मैं थोड़ा सा जो है टू व्हीलर दे मेरे को अपना काम पूरा करना है। तो रिया ने अपना टू व्हीलर दे दिया। कैसा बेलमेंट हुआ है, कोई रिया कोई बदले में पैसे तो लेगी नहीं, पैसे ले ले फिर काहे की दोस्त, ठीक है। तो पैसे तो लिए नहीं उसने, तो सर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रेशियस बेलमेंट, ठीक है। ग्रेशियस बेलमेंट हो गया। अब क्या हुआ समझना कि सर ये अब उसमें क्या हुआ, रास्ते में डिफेक्ट आ गया उसके इंजन में। जो मंशा ने रिया से स्कूटर उधार लिया था उसमें एक मेजर डिफेक्ट आ गया, और ये रास्ते में ऐसी जगह खड़ी थी ना तो स्कूटर को छोड़ के आती और फ्रेंड से लिया हुआ स्कूटर ऐसे ही कैसे छोड़ के आ जाती। तो पास में ही एक मैकेनिक था, उसने 2,000 रुपए लिए और उसको 1 घंटे में स्कूटर को रिपेयर कर दिया। Now, what is this? This is an example of an extraordinary expense. Extraordinary expense है, ये कोई normal expense नहीं है। Normal expense क्या होता है रे? Normal expense होता है जैसे कि मंशा उसमें पेट्रोल डलवा दे उस गाड़ी में, तो this is an example of a normal expense। जबकि extraordinary expense का क्या मतलब है? Extraordinary expense का मतलब है कि सर
वो गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, इंजन सीज हो गया, उसका इंजन सही कराना पड़ा, उसके लिए मंशा ने 2,000 रुपए खर्च कर दिए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये, क्योंकि नॉर्मली ये एक्सपेंस अराइज नहीं होता, ठीक है। नॉर्मल एक्सपेंसेस, गाड़ी तो तभी चलेगी जब पेट्रोल डलवाओगे, तो नॉर्मल एक्सपेंस पेट्रोल का खर्चा। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस, बीच में गाड़ी खराब हो गई, इंजन सीज हो गया, उसको हमें सही कराना पड़ा, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस। इनके अब आता है मेन पॉइंट, सर इन केस ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट, इन केस ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट, जहां पर फ्री फोकट में मंशा ने वो गाड़ी उधार पे ली थी, ठीक है, रियाज ड्यूटी टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस, वेदर दे आर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और वेदर दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, चाहे पेट्रोल का खर्चा हो रहा हो, चाहे इंजन सीज होने का खर्चा हो रहा हो, रिया की ड्यूटी होती है कि वो दोनों का खर्चा बेयर विथ करेगी, क्योंकि उसने ग्रेशियसली वो गाड़ी अपने फ्रेंड को दी है। इफ गाड़ी को किराए पे दिया गया है, तो फिर बेलर टू बियर ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, यानी कि जिसने गाड़ी दी है ना, वो केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को बेयर विथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, चलो मैं बेयर विथ कर लेता हूँ, मैंने केवल आपको कार किराए पे दी है, मैंने केवल आपको कार किराए पे दी है। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये बहुत ध्यान से समझना। यदि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आई एम टर्म, जैसे एग्जांपल नंबर 1, आई विल बी गिविंग यू द कार अलोंग विद पेट्रोल एंड आई विल बी चार्जिंग यू ₹15 पर किलोमीटर, तो इसमें तो पेट्रोल भी गाड़ी वाले का ही हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू ओनली दी कार, ठीक है, ऑन रेंट, दैट्स इट। मेरे को 1,000 रुपए, आप प्रतिदिन 2 दिन के लिए गाड़ी ले जा रहे हो, 1,000 रुपए प्रतिदिन कार का किराया दे देना, पेट्रोल आप खुद डलाएंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका। एग्जाम्पल नंबर 3, मैं आपको कार दे रहा हूं, पेट्रोल भी मेरी तरफ से ही होगा और रेंट, कोई रेंट भी नहीं लूंगा, ठीक है। यानी ये तीसरा तो हो गया ग्रेशियस बिलमेंट का एग्जाम्पल, जहां मैं आपसे कुछ भी नहीं ले रहा हूं, तो पेट्रोल का खर्चा और उसमें गाड़ी में कोई इंजन सीज होने का खर्चा वो भी मैं ही बेयर विथ करूंगा। ये दोनों एग्जाम्पल हैं कि इसमें, ये तो रेंटल एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हो गया कि पेट्रोल भी मेरा रहेगा और कार भी मेरी रहेगी, और 15 रुपए पर किलोमीटर जितनी गाड़ी चलाओगे उतना मेरा। अपने को एग्जाम्पल 2 देखना है, जहां पर केवल कार किराए पे दी है मैंने, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि सर किराए पे दिए कार, तो यानी कि नॉन ग्रेशियस बिलमेंट का एग्जाम्पल हो गया। नॉन ग्रेशियस बिलमेंट का रूल क्या बताया था मैंने आपको, कि सर नॉर्मल एक्सपेंसेस तो जो कार किराए पे लेके जा रहा है वो बेयर विथ करेगा, यानी पेट्रोल का किसको बेयर विथ करना पड़ेगा, जो बेली है उसको। और यदि गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो वो कौन बेयर विथ करेगा, सर वो बेयर विथ करेगा जिसकी गाड़ी है, जिसने रेंट पे दी है, यानी कि बेलर, ठीक है। वापस देखो कि सर नॉन ग्रेशियस बेलमेंट में चूंकि आप फ्री फंड में कर रहे हो, तो सब कुछ फ्री फंड में करो, ऑर्डिनरी प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस दोनों बेलर के होते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू पे और रिइंबर्स दी नेसेसरी एक्सपेंसेस, ठीक है। और नॉन ग्रेशियस बेलमेंट में बेलर टू बियर ओनली दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, ठीक है। तो सर बेलर्स ड्यूटी टू बियर इट, कौन सा, जो रिपेयर चार्जेस है, यूजुअल एंड ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस फॉर पेट्रोल, टोल टैक्स एक्सेट्रा इन केस ऑफ नॉन ग्रेशियस बेलमेंट टू बी बोर्न बाय द बेली हिमसेल्फ। मंशा तेरा क्या डाउट है, पूछ। सर आपने जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था कि रिया ने मुझे ये उसकी स्कूटी दी है और हाँ, अगर बीच रास्ते में खराब हो जाती है, बट अगर नॉर्मली अगर केसेस में अगर ऐसे देखा जाए, मतलब ऐसे पर्सनल लाइफ में अगर ऐसे खराब होता है तो जो इंसान ने लेंड किया है वही बेयर करेगा ना। जो इंसान ने लैंड किया है, लैंड मतलब रिया ने तेरे को नहीं लैंड नहीं, किया, एक सेकेंड, नहीं नहीं, मतलब कि अभी मतलब रिया ने जो मुझे लेके दिया गया है। है, जो फ्री फोकट में फ्रेंड से लेके गया है वो सही कराता है। तो ये वो सही हाँ, कराता है, तो वो है ना, शर्म के मारे सही कराता है कि अभी लेके गया और खराब करके लेके गया, तो ना तो मेरा काम होगा और उसको बुरा और लगेगा, तो वो शर्म के मारे करा देता है आउट ऑफ मॉरल ड्यूटी। बट लीगल बात क्या है जो मैंने तेरे को बताई, वो बात समझ में आ गई। टप्पू के पापा जो हैं, वो टप्पू के द्वारा फोड़े गए कांच यदि सही कराते हैं तो आउट ऑफ मॉरल ड्यूटी कराते हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। बात समझ गई। माइनर हिमसेल्फ सर इज अगर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्ट्स दैट इज सिविल रॉन्ग डन बाय हिम। बोल।
सर अगर वो शर्म के मारे करवाता है तो लॉ के इसमें क्यों नहीं, मतलब लॉ के लैंग्वेज शर्म में वाली क्यों वो? बात अलग हो गई और लीगल बात अलग हो गई। अब मंशा के मन में आ गया, पता नहीं रिया कैसी लड़की है, मुझे घटिया गाड़ी दे दी, मेरा टाइम भी खराब हो गया, 2,000 रुपये भी लग गए, बहुत बुरा किया इसने, मेरा समय खराब किया, 2,000 रुपये तो मैं वसूल के रहूंगी इससे। वो लीगली इससे वसूल सकती है बिकॉज इट इज अ ग्रेशियस बिलमेंट। ना केवल 2,000 रुपये प्लस पेट्रोल का भी पैसा वसूल सकती है। अरे भाई 500 रुपये पेट्रोल का डलवाया वो भी दे मेरे को, और इसको देना पड़ेगा क्योंकि इसने दिल बड़ा रखा, ग्रेशियसली बेल किया इसलिए। बात समझ में आ गई? तो लीगल रूल क्या होता है सर ग्रेशियस बेलमेंट में कि सर बोथ ऑर्डिनरी प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस नीड्स टू बी बोर्न बाय द बेलर, दैट इज रिया, जिसने गाड़ी दी तेरे को फ्री फोकट में। ठीक है, बोल अब तेरा डाउट क्या है? सर रिया ने मतलब मुझे ऐसे फ्री फोकट में दिया, तो अभी वो एंड में बोल नहीं सकती कि तू 50 बेर कर, मैं 50 बेर करूंगी, ऐसे नहीं हो सकता। वो तुम्हारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। यदि तुम इससे अदरवाइज जाना चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज दोनों पार्टीज की सहमति से होता है ना। दोनों सहमत हो गए, चल 250 मैं वेरवित कर लेती हूँ तू, तो वो तुम्हारा, तुम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हो। अपन ने पढ़ा है ना, नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, रेसिशन। ऑल्टर तुम्हारी दोनों की इच्छा है, तुम कर लो। बट तुम मान नहीं रहे हो, तू भी लड़ाई कर रही है, वो भी लड़ाई कर रही है कि नहीं मैं क्यों भुगतू, मैं क्यों भुगतू। तो लीगल रूल आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? तो लीगल रूल क्या है वो मैंने तुमको बताया। बात समझ में आ गई? सबके समझ में आ गई? सर आपने तो इस गाड़ी देने के प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि हम तो कभी देंगे ही नहीं अब से। ठीक है, लेने वाला ये पढ़ने के बाद में हमारा क्या कहते हैं, बेजा फायदा उठाने की कोशिश करेगा, पेट्रोल का पैसा भी हमसे लेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो सर लीगल रूल्स तो ये हैं। तो ये देखो, ये अपन ने चार्ट में भी कहीं, मैंने आपको कहीं ना कहीं तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने बताया है, ग्रेशियस बेलमेंट के केस में ऑल दी एक्सपेंसेस आर borne by the बेलर, यही पढ़ाया था अभी मैंने नीचे। और नॉन ग्रेशियस बिलमेंट के केस में only the extraordinary expenses are to be borne by the bailor, the ordinary expenses will be borne by the bailey। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि टोल टैक्स हुआ, पेट्रोल हुआ, वो बेली खुद जो लेके गया है नॉन ग्रेशियस में, उसी को बेयर विथ करना पड़ता है। ठीक है जी, चलिए ये ध्यान रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दो ड्यूटी कर ली अपन ने, ड्यूटीज ऑफ बेलर में टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बेल्ड, ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस में अलग अलग। सेकेंड ड्यूटी कर ली, ड्यूटी टू पे और रीइंबर्स नेसेसरी एक्सपेंसेस। नेसेसरी एक्सपेंसेस ग्रेशियस के केस में अलग और नॉन ग्रेशियस के केस में अलग अलग होते हैं। थर्ड ड्यूटी ऑफ बेलर, duty to indemnify the bailey for premature termination of bailment of gracious bailment। देखो पूरी बात यहाँ नीचे आई हुई है, पूरी बात कहाँ आई हुई है, नीचे आई हुई है। क्या? ड्यूटी टू बेलर्स ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट। समझना पॉइंट क्या आता है, फिर अपन पढ़ते हैं इसको। ग्रेशियस बेलमेंट हुआ है, ठीक है। इस बार रिया के पास में एक कार है, ठीक है, वो उसने मंशा को दे दी। मंशा ने बोला, मंशा इसकी फ्रेंड है, रिया ने वो कार मंशा को दे दी, बदले में कुछ ले नहीं रही है इससे। ठीक है, तो कैसा बेलमेंट हो गया? ग्रेशियस बेलमेंट हो गया। मंशा ने बता के लिया, देख यार मैं फ्री बैठी हूँ, मेरी अभी मेरे पास में कोई काम नहीं है, कुछ जने मुंबई घूमने के इच्छुक हैं, कार तेरी दे दे, 5 दिन के लिए इनको मुंबई घुमा दूंगी, तो मुझे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, रिया ने कहा ठीक है, मेरी कार तो वैसे भी खड़ी है, तेरे को इससे कुछ कमाई होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू ले जा। ठीक है, मंशा ने ये बताया इसको कि देख मेरे को पर डे 1,000 रुपीज मिलेगा इस कार में, मैं उनको घुमाऊंगी तो, और 5 दिन का कमिटमेंट है, तो टोटल जितने भी दिन मैं उनको घुमाऊंगी हर दिन का 1,000 रुपये मिलेगा, टोटल 5 दिन का कमिटमेंट है। लेकिन उन्होंने मेरे पे, जो विदेशी लोग घूमने आए हैं, उन्होंने मेरे को ये बोला है कि यदि 5 दिन से पहले मैं बीच में भाग गई, मैंने अपना 5 दिन उनको घुमाया नहीं, तो वो मेरे से 4,000 रुपीज की पेनल्टी चार्ज करेंगे। और मैंने उनको हाँ बोल दिया है। ठीक है, मंशा ने ये सारी बातें किसको बता दी? रिया को बता दी। ठीक है, अब क्या हुआ, 3 दिन हो गए, मंशा उनको घुमा रही है, जो भी टूरिस्ट आए हुए हैं, इसने 3,000 रुपए अर्न भी कर लिए। ठीक है, सडनली क्या हुआ, रिया के अंकल हैं, रिया के अंकल को हार्ट अटैक आया।
रिया के अंकल को हार्ट अटैक आया तो रिया ने मंशा को फोन किया, मंशा जल्दी से गाड़ी लेके आ, मेरे को अंकल को हॉस्पिटल ले जाने का है। मंशा गाड़ी यहाँ पर दे दी, रिया अपने अंकल को हॉस्पिटल ले गई। ठीक है, रिया ने बोला देख मेरे को एनी टाइम अभी कार की जरूरत पड़ेगी, मैं तेरे को वापस नहीं दे सकती हूँ। यानी कि ये ग्रेशियस बेलमेंट को बीच में खत्म करना पड़ गया या नहीं पड़ गया? आफ्टर द थर्ड डे इटसेल्फ ग्रेशियस बेलमेंट को खत्म करना पड़ गया। अब इस ग्रेशियस बेलमेंट को खत्म करने के कारण मंशा को इनकम कितनी हुई? इनकम हुई 3,000 रुपए की। मंशा का लॉस कितना हो गया, डैमेज कितना हो गया? 4,000 रुपए का, क्योंकि एज पर द टर्म्स इसको बीच में छोड़ना पड़ गया उन टूरिस्ट को। टूरिस्ट ने इससे 4,000 रुपए की पेनल्टी वसूली। ठीक है, तो 3,000 की इनकम, 4,000 की पेनल्टी मंशा को लग गई। यानी टोटल लॉस जो मंशा, एग्जैक्ट लॉस जो मंशा को पे करना पड़ा सर, वो कितना हुआ? ग्रेशियस बेलमेंट बीच में खत्म करने के कारण मंशा को लॉस कितना हुआ? 1,000 रुपीज का हुआ। तो सर हमारा तीसरा जो ड्यूटी ऑफ बेलर है कि यदि बेलर बेली को जो ग्रेशियस बेलमेंट के थ्रू गुड्स दिए हुए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही खत्म कर देता है, तो सर जितना भी बेली को प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर जितना भी लॉस हुआ है वो सारे लॉस के लिए बेलर बेली को इंडेमनिफाई करेगा। ही विल मेक गुड द लॉसेस, क्योंकि उसने अपना माल बीच में मंगा लिया था। यानी इस 1,000 रुपीज के लॉस को बियर विद करने के लिए रिया रिस्पॉन्सिबल रहेगी यदि उसने ग्रेशियस बेलमेंट पे गाड़ी दी थी और उस ग्रेशियस बेलमेंट को बीच में तोड़ दिया। इसके कारण प्रॉफिट के ऊपर जितना भी लॉस मंशा को हुआ है वो सारा कौन? उसके लिए रिया मंशा को इंडेमनिफाई करेगी। बात समझ में आ गई? पॉइंट समझ में आ गया? तो आइए पढ़ते हैं। कनक समझ आ गया रे? शेट्टी बांगड़, हाँ सर। ईशा बांगड़ समझ में आ गया? चलिए, श्लोक समझ आया रे? हाँ सर। ध्यान हाँ कहाँ है? ध्यान आज मेरी तरफ ही है, पक्का? चल वेरी गुड, आइए आगे समझते हैं। So, sir, this point is applicable duty to indemnify the bailey for premature termination of bailment. किसमें applicable है? Only for gracious bailment में applicable है. In case of gracious bailment, if the bailer decides to terminate the bailment before the expiry of the bailment period, then the bailer must compensate the bailey for loss or damage suffered by the bailey that is in excess of the benefit received by the bailey. बेनिफिट 3,000 का मिल रहा था, उसके ऊपर भी यदि कोई लॉस हो गया है बेलमेंट तोड़ बीच रास्ते में खत्म करने के कारण, तो उसके लिए बेलर जो है वो बेली को इंडेमनिफाई करेगा। ठीक है, पॉइंट समझा दिया था, फिर पढ़ रहा हूं। तो अभी आपको अपने लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करना है वो बस बात पूरी अच्छे से कैप्चर हो जानी चाहिए। ऐसी एक सिचुएशन जो मैंने आपको दी है वो समझा के और फिर आपके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, फोर्थ ड्यूटी ऑफ बेलर, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। क्या कि सर बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी ऑफ बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स व्हेन द बेली रिटर्न्स देम अप्रोप्रिएटली। सर क्या हुआ? ये बेलर है, इसने अपना सामान बेली को दिया कि तो 3 दिन के लिए मेरी गाय का ध्यान रख लेना यार। ठीक है, मैं अपनी गाय, मैं पार्टी करने जा रहा हूँ, बाहर गांव जा रहा हूँ, शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, 3 दिन तक मेरी गाय भूखी मर जाएगी यदि उसको मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो बेलर ने बेली को अपनी 3 दिन के लिए गाय दे दी। ठीक है, अब 3 दिन बीत गए, ये घर वापस आ गया। ठीक है, ये इसकी गाय इसको वापस देना चाह रहा है पर ये ले ही नहीं रहा है। he is not taking the cow back। क्या कि अरे 2 दिन और मैंने नहीं लिया तो 2 दिन और खिलाएगा पिलाएगा, मेरा खर्चा बच जाएगा। अरे इसके कारण इसको तकलीफ हो रही है, इसका खर्चा हो रहा है। तो जब भी ये अप्रोप्रिएटली गुड्स को रिटर्न बैक करे, इसको एक्सेप्ट करना है। अप्रोप्रिएटली का क्या मतलब है? अप्रोप्रिएटली का मतलब है अरे यार रात को 2 बजे जाके और नहीं करना है कि ले लो अपना गुड्स वापस ले लो, ये कौन सा टाइम हुआ? यस, या फिर और भी कोई जो इनअप्रोप्रिएट तरीका है उस तरीके से गुड्स को रिटर्न नहीं करना है। ठीक है, ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स व्हेन द बेली रिटर्न्स देम अप्रोप्रिएटली। सही तरीके से है तो फिर अब ड्यूटी है बेलर की कि उन गुड्स को रिसीव करे, अदरवाइज नहीं तो
Bailey can claim compensation for all necessary expenses incurred for the safe custody of the goods. अदरवाइज मैंने सही से गुड्स वापस रिटर्न बैक करने की कोशिश की और आपने वापस गुड्स को नहीं लिया, तो आपके गुड्स की सेफ कस्टडी, मेंटेनेंस एक्सेट्रा के लिए जो मेरे को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा, वो सब के लिए मैं आपसे पैसा वसूल सकता हूँ। और उसके लिए वो आप नहीं दे रहे हो तो राइट ऑफ लिएन भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ। उन गुड्स को अब मैं तब तक नहीं लौटाऊंगा जब तक आप वो गुड्स मुझे का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये जो एक्सपेंसेस हैं जो आपने गुड्स एक्सेप्ट नहीं किए उसके उस कारण मुझे करने पड़ गए, तो मैं वापस, मतलब मेरा हक है एज अ बेली, यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस करने पड़ गए और एक्सपेंसेस करने पड़ गए, नेसेसरी एक्सपेंस करने पड़ गए उनकी सेफ कस्टडी के लिए, तो मेरे को फिर मैं वो आपसे वसूल सकता हूँ। कैसे? कि सर आप 3 दिन के लिए, आप 3 महीने के लिए हार अपना मेरे पास रख के गए थे, बारगाम जा रहे थे, कौन सा, इट वॉज अ सिल्वर ऑर्नामेंट, सिल्वर ऑर्नामेंट्स अपने पास में मेरे पास में रख के गए थे आपके। बारिश का मौसम आने वाला था। डू यू नो वन फैक्ट कि यदि बारिश, पानी जब आता है, मॉइस्चर और पानी की दुश्मनी होती है सिल्वर से, वो उसको काला कर देते हैं। तुम तो सब मुंबई में बैठे हो, तुमको इतना ध्यान होगा ही कि सिल्वर और पानी की नहीं बनती है आपस में, मॉइस्चर की नहीं बनती है। तो सर अब उसको रखने के लिए मेरे को स्पेशल वॉल्ट बनाना पड़ गया। आपने मेरे को 5 किलो चांदी सेफ रखने को दी थी, स्पेशल वॉल्ट बना के, वाटर प्रूफ वॉल्ट बना के रखना पड़ गया, मॉइस्चर प्रूफ वॉल्ट बना के रखना पड़ गया। इसमें मेरा एक्स्ट्रा खर्चा है, ये सब आप बेयर विद करोगे यदि 3 महीने बाद आपने मेरे से गुड्स लिया नहीं वापस और मुझे उसको सेफ कस्टडी के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने पड़ गए। जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने पड़ गए, गाय को चारा चाहिए, उसकी सेफ कस्टडी के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने पड़ गए, तो वो सब मैं आपसे वसूल सकता हूँ। ठीक है? डाउट क्या है? सबसे पहले रिया पूछेगी, फिर श्लोक पूछेगा। डाउट पूछ रिया। तो और आपने बोला कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस होएगा तो वो बेयर करेगा, बट एक्सपेंस का मेरा बेलर मतलब ने है, बेल एक्स्ट्रा एक्सपेंस का मेरा मतलब है 3 दिन के लिए बेलमेंट था, 3 दिन के बाद में भी आपने नहीं लिया, तो जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ 3 दिन के बाद का एक्स्ट्रा एक्सपेंस, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो वो गलती से, 3 दिन का एक्सपेंस, वो उनके बीच में क्या टर्म्स है उस पर डिसाइड करेगा वेदर दैट वाज अ ग्रेशियस बेलमेंट और नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। सर इट वाज अ ग्रेशियस बेलमेंट अगर, हाँ और मैंने उसको गाय दी है, तो हाँ, वो 3 दिन के लिए वो बेयर करेगा कि मैं उसको वापस खर्चा दे दूंगी? देखो ग्रेशियस बेलमेंट का, एक ग्रेशियस बेलमेंट क्या होता है? ग्रेशियस बेलमेंट वो होता है जिसमें केवल एक पार्टी को बेनिफिट हो रहा होता है, केवल एक पार्टी को बेनिफिट हो रहा होता है। कौन सी पार्टी को बेनिफिट हो रहा होता है? कि सर या तो बेलर को बेनिफिट हो रहा होता है या फिर बेली को बेनिफिट हो रहा होता है, या तो बेलर को बेनिफिट हो रहा होता है या फिर बेली को, वही होता है, वही होता है ग्रेशियस बेलमेंट। ठीक यस। है? तो यहाँ पर बेलर ने अपनी गाय बेली के पास में रखाई, बेलर ने अपनी गाय बेली के पास में रखाई। ठीक है? तो बेलर ने अपनी गाय जब इसके पास में रखाई और दोस्ती यारी के नाते रखाई, तो ये ग्रेशियस बेलमेंट हो गया। ठीक है? ग्रेशियस बेलमेंट का क्या होता है? ग्रेशियस बेलमेंट का नियम अपन ने ऊपर पढ़ा है ना, कौन सा? ड्यूटी टू पे और reimburse necessary expense, gracious bailment में bailor to bear all the expenses ordinary for plus extraordinary। मैंने गाय आपके पास में रखाई है, उस गाय को चारा खिलाने का ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी बेलर यानी कि जिसकी गाय है वही बियर विद करेगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, उस गाय को डॉक्टर को दिखाना पड़ गया, बीमार पड़ गई, तो वो एक्सपेंस भी जिसकी गाय है वही बियर विद करेगा। आ गया रूल समझ में? यस। 3 दिन हाँ सर के, ये तो पता है, बट हाँ, अभी जो आप पढ़ा रहे थे ना, अभी अब उसमें जो आपने पढ़ा रहा हूँ बोला ना उसको कि कनेक्ट, एक्स्ट्रा। अब जो पढ़ा रहा हूँ उसको अब आगे, अब आगे कंटिन्यू करने दे। 3 दिन बाद भी हाँ आप अपनी गाय लेके नहीं गए, 3 दिन बाद भी आप अपनी गाय लेके नहीं गए और खर्चा हो गया मेरा उसका चारे वगैरह पे, वो सब भी मैं आपसे वसूल सकता हूँ। यस, तो मतलब ऑर्डिनरी प्लस 3 दिन के बाद का दोनों ना? यस, यस, यस। ठीक है? समझा समझा, थैंक। ठीक है? श्लोक मुंदड़ा बोल। सर उसका 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, हाँ 3 दिन बाद वो उसने गाय उसको दिया तो वो ले लेगा, बट उसने मना किया और 3 दिन के बाद भी 5 दिन ज्यादा हो गया और वो मना ही कर रहा है, तो फिर उसका खर्चा बढ़ते जाएगा ना बेली का।
खर्चा बढ़ते जाएगा, बिल्कुल सही। ये कह रहा है कि सर 3 दिन के लिए गाय मेरे पास रखा के गया था, 3 दिन तो कब के निकल गए, 5 दिन और निकल गए और वो अभी भी नहीं लेके जा रहा है। तो अपन ने क्या किया, इट इज द ड्यूटी ऑफ द, ये तो हो गया बेली जिसके पास गाय आई है, ये हो गया बेलर जिसकी गाय गई। इट इज ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स। यदि ये गुड्स रिसीव बैक नहीं कर रहा है तो अब क्या होगा, ये तो फंस गया बेचारा। बोल फंसा या नहीं फंसा? फंसा ना, कि यार वो तो यारी दोस्ती के नाते छोड़ के चला गया मेरे पास में, लेकिन अब वापस नहीं लेके जा रहा है। पहला तो इसके पास में राइट आएगा बेटा, क्या राइट आएगा, कि यदि ये गुड्स रिसीव नहीं कर रहा है उसके कारण इसको जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने पड़ गए हैं वो ये सब वसूल सकता है, नंबर 1। नंबर 2, यदि इस, ये मैं आगे पढ़ाने वाला था पर तूने अभी पूछ लिया है तो अभी यही बता देता हूं कि सर यदि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इतने सारे हो गए हैं बेलमेंट के, ठीक है, कि सर उन गुड्स की वैल्यू के 66%, 2/3 या इससे ज्यादा तूने उसके ऊपर लगा दिया है, तो तू अब बिना इसकी परमिशन के उन गुड्स को बेच सकता है। ये मैं आगे फाइंडर ऑफ गुड्स वाले टॉपिक में पढ़ाने वाला था, पर ये एक तेरे पास में सेकेंडरी एक ऑप्शन आएगा। बात समझ में आ गया? पर इसको अभी यहाँ पर कंसिडर मत कर, ठीक है, वहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, दोनों के डाउट्स सॉल्व हो गए। किसी और को डाउट है? ईशा वांगड़ शेट्टी मंशा झील नहीं है, आगे बढ़े। चलिए, तो सर ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स व्हेन बेली रिटर्न्स, otherwise बेली कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द सेफ कस्टडी। सर ये क्लेम कर सकता है, कोर्ट में ले जा सकता है। श्लोक देख तेरे उसका आंसर, और कि यदि वो नहीं दे रहा है तो मैं कोर्ट में जाके क्लेम करूंगा, पर मैं क्लेम कर सकता हूं, मुझे राइट है। मेन आंसर ये है इस चीज का। वो 2/3 बाद में आएगा, किधर किधर लगेगा, सब जगह लगता भी नहीं है वो 2/3, ठीक है। मेन आंसर क्या है, तू अपना गुड्स वापस नहीं ले रहा है, मेरा खर्चा हुआ जा रहा है, तो मैं कोर्ट में जाके सारे एक्सपेंसेस वसूल सकता हूं तेरे से। बात समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली फॉर एनी लॉस ड्यू टू रीजन दैट द बेलर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द बेलमेंट और बेलर डिड नॉट रिसीव बैक द गुड्स। ये देख एक और आंसर आया तेरा, श्लोक ने जो पूछा था उस चीज का, कि सर ये बेलर है और ये बेली है। नंबर 1, इसने गुड्स वापस रिटर्न बैक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसके कारण इसका जो भी खर्चा हो रहा है, एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, उन सब के लिए ये इसे इंडेमनिफाई करेगा। ये बाय डिफॉल्ट रूल है। इसको पूरा इंडेमनिफिकेशन वही पूरा वसूलने का, जो एक एक खर्चा हुआ है, तूने मेरा गुड्स वापस एक्सेप्ट नहीं किया, अपना गुड्स, ठीक है, मेरे से अपना गुड्स वापस एक्सेप्ट नहीं किया, इस कारण मेरे को जो भी लॉसेस हो रहे हैं उन सब के लिए बेलर बेली को इंडेमनिफाई करेगा। मतलब मुझे उसके लिए जगह रखनी पड़ी, मुझे उसको गाय को चारा खिलाना पड़ा, जगह का किराया, चारे का किराया, डॉक्टर का किराया, पानी का पैसा, मैं सब उससे वसूल सकता हूँ जो तूने गुड्स एक्सेप्ट नहीं किए उस कारण मेरे को हो रहा है। इंडेमनिफिकेशन मिल गया, यस और नो? इंडेमनिफिकेशन कहाँ, वो अभी भी नहीं मान रहा है तो मैं कोर्ट में जाके अपना राइट एनफोर्स करूंगा, पर मेरे को इंडेमनिफिकेशन का राइट है। दूसरी बात, देखो कई बार क्या होता है, कई बार कुछ बेलर होते हैं, वो बेली के पास में गुड्स रखा देते हैं जो कि इनका होता ही नहीं है, जो कि इनका होता ही नहीं है, किसी थर्ड पर्सन का होता है, उसके कारण बेली को नुकसान हो जाता है। उसके कारण बेली को नुकसान हो जाता है। क्या? मान लो वो थर्ड पार्टी के गुड्स थे, बेलर वॉज नॉट दी ओनर, ठीक है, बेलर ने वो गुड्स बेली को दे दिए, बेलर ने वो गुड्स बेली को दे दिए, बेली ने यूं ही मतलब यही गुड फेथ में ले लिए इससे, बेलर से, ये समझ के कि इसको अथॉरिटी है वो गुड्स किसी और को देने की। थर्ड पार्टी को पता पड़ा ये मेरे गुड्स इसके पास में क्या कर रहे हैं, मेरे गुड्स इसके पास में क्या कर रहे हैं, लगा दिया इस पे हर तरीके का इल्जाम और चोरी का और पता नहीं क्या क्या। तो इन सब बेवकूफी के लिए बेलर वुड इंडेमनिफाई दी बेली, जिसको अथॉरिटी नहीं थी और जिसने काम कर दिया वो इसे इंडेमनिफाई करेगा। क्या ये सेकंड पॉइंट भी समझ में आया? यस, ठीक है, वापस पढ़ लो। Duty to indemnify, it is the bailor's duty to indemnify the bailee for any loss caused to him due to the reason that bailor was not entitled to make the bailment. उसे बेलमेंट करने का कोई अधिकार नहीं था, फिर भी उसने किया और इसके कारण बेली को नुकसान हो गया।
और द बेलर डिड नॉट रिसीव बैक द गुड्स, दोनों में से जो भी इंस्टेंस है उसके लिए बेलर बेली को इंडेमनिफाई करेगा। तो क्या आप लोगों को सारी 4 ड्यूटीज ऑफ बेलर समझ में आ गई? बोलिए हाँ या ना। सारी 4 ड्यूटीज ऑफ बेलर समझ में आ गई? श्लोक, रिया, कनक, ईशा, बांगर, शेट्टी, मंशा, जील, यस यस, ठीक है। चलिए सेम लिंक पे रिजॉइन करो, तो हम लोग सेकंड